सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है श्यान विश्वास हो गए, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा मनीष कुमार सिंह हो गए, और एक और आपके मनीष थे। इसके अलावा कन्हैया कुमार हो गए। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स जिन्होंने भी टेलीग्राम पर लिख कर प्रश्न भेजे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ कि एग्ज़ाम होने के बाद जो है इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर ज़रूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है ना, ये किसने लिया, ये आपसे पूछा गया था, जो कि आपका रिपीटेड ही प्रश्न है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 10 मई 2026 को जो है ना तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ है, ये आपके सी जोसेफ विजय, जिन्हें आपका थलपति विजय भी आपका कहा जाता है, इनके द्वारा जो आपका लिया गया है। तो सी जोसेफ विजय ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि ये जो आपके सी जोसेफ विजय है यानी थलपति विजय जो है ना, इनके पार्टी का नाम जो वो प्रीवियस शिफ्ट में जो वो पूछा गया था। तो ये इनके पार्टी का जो नाम है ये आपका टीबीके यानी तमिल का वैतरी करगम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और टीबीके का जो गठन है ना, ये आपका फरवरी 2024 में जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी सीसीपीआई 2026 में जो है ना भारत 13 स्थान गिरकर को जो है किस स्थान पर पहुंच गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवीनतम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी सीसीपीआई 2026 में भारत 13 स्थान गिरकर जो है ना ये 23वें स्थान पर जो आपका आ गया है। और ये जो आपका सीसीपीआई जो सूचकांक है, ये आपके जर्मन वाच्य न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जो है ये आपका संयुक्त रूप से जो आपका जारी किया जाता है। और इससे पिछले वर्ष की अगर बात कर लें तो देखिए सीसीपीआई 2025 में भारत का जो रैंक है ना, ये 10वें स्थान पर जो आपका रहा था, जो कि आपका 13 स्थान गिरकर जो है 2026 में 23वें स्थान पर जो आपका आ गया है। तो 23वां स्थान ऑप्शन बी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से आगे के शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि जो आपका सीसीपीआई 2026 में आपके 4थे स्थान पर रहने वाला जो है ना सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला देश आपका कौन सा है, तो ये आपका डेनमार्क देश है। क्योंकि पहले जो 3 स्थान है ना सीसीपीआई 2026 में, ये आपके खाली जो आपके छोड़े गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत ने किस वर्ष तक जो है ना नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा जो आपका किया है, तो ये भारत के द्वारा वर्ष 2070 तक जो है ना ये नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जो आपका हासिल करने की घोषणा जो ये किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता कि शुभेंदु अधिकारी हाल ही में किस राज्य के जो है ना नए मुख्यमंत्री बने, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी ने जो है ना 9 मई 2026 को जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की जो ये शपथ लिए हैं। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के अगर आपसे दल का नाम पूछा जाए यानी किस पार्टी से जो आपके संबंधित हैं, तो ये आपके बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जो आपके संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी जो है ना पश्चिम बंगाल के इतिहास में जो है बीजेपी से मुख्यमंत्री बनने वाले जो है पहले नेता भी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की जो आधिकारिक थीम है ना, ये आपका राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स जो आपका रहा था। यानी अगर हिंदी में बात किया जाए तो देखिए अधिकार, न्याय,
कार्रवाई हर महिला और बालिका के लिए, ये जो आपका थीम जो आपका रहा था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष का जो है ना यानी 2026 का वैश्विक अभियान यानी वैश्विक जो कैंपेन जो थीम रहा था ना, ये आपका गिव टू गेन यानी आपका गिव टू गेन जो है आपका रखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये 8 मार्च को जो ये आपका मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि मई 2026 में विधानसभा में विधेयक पारित कर जो है ना समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला भारत का तीसरा राज्य जो है ना ये कौन सा बन गया, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2026 में असम विधानसभा द्वारा जो है ना ये आपका यूडबलसी विधेयक को जो है मंजूरी दिए जाने के बाद जो है असम स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड और गुजरात के बाद जो है ना ये आपका यूसीसी कानून पारित करने वाला जो है ये आपका तीसरा राज्य जो आपका बन गया है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो असम आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तीसरा राज्य आपसे पूछा गया था। पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत में तो ये आपका उत्तराखंड राज्य जो आपका बना था, और दूसरा जो राज्य है ये आपका गुजरात आपका बना था, और तीसरा जो है ये आपका असम राज्य जो आपका बना है। यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही जो है ना 1867 का पुर्तगाली नागरिक संहिता कानून जो है आपका लागू है, लेकिन स्वतंत्र भारत में राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाने का जो क्रम है ना सबसे पहले आपका उत्तराखंड से ही जो आपका शुरू हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये प्रश्न आपको करवाया भी था, पहले भी प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार जो है ना सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में किसे 2026 में पद्म विभूषण से जो है ये सम्मानित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है ना 2 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म विभूषण 2026 से जो आपका सम्मानित किया गया है, और वो 2 व्यक्ति आपका कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम आपका क्या है, तो जस्टिस केटी थॉमस को जो आपका सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को भी जो है ना इस श्रेणी में जो है इन्हें मरणोपरांत जो आपका सम्मान दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका केटी थॉमस जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी केटी थॉमस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 2026 के पद्म विभूषण से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 2026 में 5 लोगों को जो है ना ये आपका पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया है। सबसे पहले अगर बात कर ले कला के क्षेत्र में जो है धर्मेंद्र सिंह देओल को जो है मरणोपरांत जो इन्हें आपका दिया गया है। सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो है ये केटी थॉमस को जो आपका दिया गया है, और केटी थॉमस जो है ये आपके केरल राज्य से जो आपके संबंधित थे। कला के क्षेत्र में भी अगर आपसे पूछा जाए, जो कि प्रीवियस में आपसे पूछा भी गया था, तो कला के क्षेत्र में जो है ये आपके सुश्री एन राजम को जो आपका दिया गया है, जो कि आपके वायलिन वाद्यंत्र से जो आपके संबंधित है। इसके अलावा श्री पी नारायणन को जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है, इनका राज्य भी आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा श्री वीएस अच्युतानंदन को जो है इन्हें आपका मरणोपरांत जो है ना पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप कम कि जुलाई 2026 में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है ना किसने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में चीन के होंगजाओ में जो आपका ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2026 हुआ है ना, इसमें भारत के स्टार निशानेबाज जिनका नाम क्या है, तो ये आपका इनका नाम जो है ये ईसा सिंह है। ईसा सिंह ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है ना ये आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो वो जीती है। और इसी स्पर्धा में मैं आपको बता दूं कि 25 मीटर जो आपका पिस्टल स्पर्धा हुआ था ना, इसमें पेरिस ओलंपिक में 2 पदक विजेता मनु भाकर ने जो है इसमें आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो आपका हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया था, जो कि ईसा सिंह के द्वारा जो आपका जीता गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्पर्धा में जो है ना ईसा सिंह ने किसे हराया था, अगर ये पूछा जाए कि फाइनल में ईसा सिंह ने किसे हराया था, तो ये चीन की जो है झांग यूयू को जो है ये आपका पछाड़ा था, यानी झांग यूयू जो है ना ये आपका रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो आपका जीती थी। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि होंगजाओ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है ना 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लिए सिल्वर मेडल यानी रजत पदक किस खिलाड़ी ने जो आपका जीता है, तो इसमें जो आपका संयम वीज ने जो आपका जीता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मई 2026 में जो है यहाँ पर ये प्रश्न नहीं था, यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था कि मई 2026 में जो है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ना ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका भारत मतलब कि देश का नाम जो आपका दे दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो अध्यक्षता ये आपका भारत के द्वारा जो है वर्ष 2026 की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ना इसका आयोजन 14 से 15 मई 2026 को जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है आपका किया गया था। और इस उच्च स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका भारत जो आपका दिया गया था, तो नई दिल्ली भारत ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके मतलब की थीम यानी मुख्य विषय के बारे में आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 2026 का जो आपका विषय है ना ये क्या रहा था, तो आपका बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी हिंदी में अगर बात किया जाए तो देखिए लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये आपका 2026 का जो है आपका विषय रहा था। आगे के सेप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए जारी किए गए आधिकारिक लोगों के केंद्र में जो है ना कौन सा पारंपरिक भारतीय प्रतीक और मुद्रा जो ये आपका दर्शाया गया है, तो इसमें आपका कमल का फूल और नमस्ते की मुद्रा जो है आपका दर्शाया गया है। जून 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत जो है ना आपका एनर्जी फॉर ऑल यानी सर्विंसा ऊर्जम विषय के साथ जो है 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है ना ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि मार्च 2026 में आयोजित 21वें एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की जो मेजबानी है ना ये किस देश ने किया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 में एएफसी यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा आयोजित प्रमुख महिला टूर्नामेंट जो है ना ये आपका एएफसी महिला एशिया कप 2026 का जो मेजबानी है ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जो आपका किया गया था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पुरुष के वर्ग में एएफसी अंडर 23 एशिया कप 2026 का जो आयोजन है ना ये आपका सऊदी अरब में जो आपका किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपसे एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2026 का पूछा गया था जिसका मेजबानी जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए आगे के शिफ्टों में कि ये आपका कौन सा संस्करण रहा था एएफसी वुमेन एशिया कप 2026 का, तो ये आपका 21वां संस्करण रहा था। और मेजबान देश और तिथियों की अगर बात किया जाए तो देखिए इस प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन है ना ये आपका 1 से 21 मार्च 2026 तक जो है ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख शहर और आपके 5 स्टेडियम में जो आपका किया गया था। और इसके विजेता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये फाइनल मैच में जापान ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर जो है तीसरी बार इसका खिताब जो आपका जीत लिया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब खुद ही देख लो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि मई 2026 में रांची में आयोजित 29वें फेडरेशन कप पुरुषों के 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में जो है ना किसने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जो है ये गोल्ड मेडल जो आपका जीता है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरविंदर सिंह ने जो है ना पुरुषों के 100 मीटर स्पर्धा में जो है 10.09 सेकंड का ऐतिहासिक समय निकालकर जो है ये गोल्ड मेडल जो आपके जीते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही जो है ये आपका नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड यानी नेशनल रिकॉर्ड भी जो आपका स्थापित किया गया है। और गुरविंदर सिंह ने जो है ये किसका रिकॉर्ड को जो आपका ध्वस्त किया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये गुरविंदर सिंह के द्वारा जो है ना ये आपका अमीय कुमार मलिक, जिनका टाइम क्या रहा था, तो ये आपका 10.2 सेकंड जो आपका रहा था, इनका रिकॉर्ड जो है आपका तोड़ा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा जो है ना किस अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया गया है, जो हवाई रक्षा और सटीकता को जो है आपका मजबूत करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जो है ना ये आपका रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण जो आपका किया है। हालांकि रुद्रम जो आपका 2 है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है एक आपका एयर टू सरफेस यानी हवा से सतह पर मार करने वाली जो है ये आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे आपका सुखोई 30 MK1 जैसे लड़ाकू विमानों में जो है विमानों से जो है आपका दागा जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका बात किया जाए तो देखिए डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए जो है ना भारत की अपनी अत्याधुनिक लंबी दूरी की सतह से आपका हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है ये आपका LRSAM प्रणाली कुसा का भी जो है पहला सफल परीक्षण भी जो आपका पूरा किया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका रुद्रम 2 किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना किस प्रमुख यूरोपीय संगठन के साथ जो है केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है एक संशोधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 मई 2026 को जो है ना आरबीआई और आपका ईसीबी यानी यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने जो है ना स्विट्जरलैंड के बेसेल में एक नए संशोधित समझौते ज्ञापन पर जो आपका हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता है ये आपका केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में जो है ना दोनों प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच जो है सूचनाओं के आदान प्रदान, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग को जो है गहरा करने के उद्देश्य से जो आपका किया गया है। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कब रहा था कि 7 मई 2026 को जो है नए श्रम संहिताओं के तहत जो है 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए जो है देशव्यापी मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का जो शुभारंभ है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 मई 2026 को जो है आपके न्यू लेबर कोड्स यानी नए श्रमिक संहिताओं के तहत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए जो है ना देशव्यापी मुफ्त जो आपका वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की जो शुरुआत है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो आपका किया गया था। और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है ना नई दिल्ली के ESIS अस्पताल, इसका नाम क्या रहा था, तो ये आपका बसाईदारापुर से जो है इसकी औपचारिक शुरुआत जो आपका किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट किस ऑप्शन में जो आपका दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कब कि पुरुष T20 विश्व कप 2026 के दौरान जो है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में जो है ना किसी एक टूर्नामेंट या सीरीज में जो है 100 से अधिक छक्के लगाने वाला पहला टीम जो आपका बन गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुरुष T20 विश्व कप 2026 के दौरान ये जो आपका हमारा प्यारा भारत देश जो है ना ये जो आपका मतलब कि 100 से अधिक छक्के लगाने वाले जो है पहला टीम जो आपका बना है। तो ऑप्शन सी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कब रहता है कि 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हुआ है, जिन्हें भारतीय संगीत उद्योग के सबसे बहुमुखी आवाजों में से एक भी जो आपका माना जाता था। तो देखिए 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में जो है ना ये आपका आशा भोसले का जो ये आपका निधन जो आपका हो गया है। तो ऑप्शन बी आशा भोसले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि किस अस्पताल में इनका निधन हुआ था, तो ये आपका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जो इनका निधन हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनका क्या क्या आपको ध्यान रखना आगे की शिफ्टों में आपको देखना हो तो देखिए आशा भोसले के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं ना तो आप उस मतलब कि उसको जो वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आगे के शिफ्टों में आपका प्रश्न जो वो बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि इसरो द्वारा हाल ही में घोषित IMX 2026 पहल का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना ये क्या है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले IMX का मतलब कि पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका जो पूरा नाम है ना ये आपका इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स है यानी भारतीय सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग, इसका मतलब कि पूरा नाम है। और ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जो है वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के लिए है। और इसका मुख्य उद्देश्य देश के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS के लिए जो है ना अंतरिक्ष में जीवन विज्ञान, सामग्री विज्ञान और दवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का जो ये आपका अध्ययन करना है। तो माइक्रोग्रेविटी एक ऑप्शन आपका दिया गया था इस प्रकार से, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग और अनुसंधान। ये जो आपका मतलब कि IMX जो है ना ये इसका जो है पहल का प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है कि इसरो के किस विशिष्ट विंग या केंद्र द्वारा जो है ना मुख्य रूप से जो है IMX 2026 और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान कार्यक्रम का जो ये आपका संचालन किया जा रहा है। तो ये जो आपका HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइटर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा जो है ना इसका संचालन जो आपका किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप कब रहा था कि भारत सरकार का प्रमुख नमामि गंगे मिशन जो है ना संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से जो है मुख्य रूप से किस वैश्विक लक्ष्य यानी SDG को प्राप्त करने की दिशा में जो है एक प्रमुख नीति है, ये जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो है संचालित जो आपका नमामि गंगे कार्यक्रम है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 6 आपका क्या, तो ये आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता है, इसको
प्राप्त करने के लिए जो है ना भारत की एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गंगा नदी की जैव विविधता और जलीय जीवों के संरक्षण के माध्यम से जो है ना SDG 15 यानी भूमि पर जीवन और SDG 14 यानी जल के नीचे का जीवन के लक्ष्यों से भी जो है आपका सीधे योगदान जो आपका देता है। तो SDG 6 ये आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता से जो आपका संबंधित है, जो कि आपका नमामि गंगे जो है ना इसी को प्राप्त करने की दिशा में जो है एक आपका प्रमुख नीति है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि पौधे में मिट्टी से जल और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण जो है मुख्य रूप से पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिट्टी से पानी यानी जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण है ना, ये मुख्य रूप से जो है ये आपका रूट यानी जड़ द्वारा जो आपका किया जाता है। और जड़ में मौजूद बारीक जो मूल रोम होते हैं यानी रूट जो हेयर्स होते हैं, ये मिट्टी के कणों के बीच जो है फंसे पानी और लवणों को अवशोषित करने का मुख्य कार्य भी जो आपका करते हैं। तो आपके रूट यानी जड़ किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि हमारे वायुमंडल में साफ आकाश का जो रंग है ना, ये क्यों आपका नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया था। सिर्फ आपसे परिघटना के बारे में नहीं पूछा गया था, ये आप थोड़ा कथन टाइप का मतलब ऑप्शन जो आपके दे दिए गए थे। और इसी प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा है ना कि एग्जाम में क्या कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का दे रहा है। क्वेश्चन तो आपका ईजी पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन जो आपका दे रहा है ना एग्जाम में, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग इस प्रकार से मतलब स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका दिया जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साफ आकाश का जो रंग है ना, ये नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है, ये आपका शॉर्ट वेवलेंथ यानी कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिक परिकिरणन यानी स्कैटरिंग जो ये आपका होना होता है। और लॉर्ड रेले के परिकिरणन नियम के अनुसार जो है ना नीले और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है ये आपका सबसे कम होता है। इसलिए वायुमंडल के महीन कणों द्वारा जो है इनका परिकिरणन यानी बिखराव भी जो है ये आपका सबसे अधिक जो आपका होता है। यानी कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिक परिकिरणन ये आपका किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है। यानी इसी कारण से जो है वायुमंडल में साफ आकाश का जो रंग है ना, ये आपका नीला जो आपका दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे परिघटना के बारे में पूछा जाए, तो देखिए आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरणन ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिकिरणन और विशेष रूप से जो है ना ये आपका रेले परिकिरणन के कारण जो आपका दिखाई देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ऑप्शन आपका कंफ्यूजिंग आ रहा है यानी स्टेटमेंट टाइप का आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, तो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करवाता हूँ ना, वो आप एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो जरूर देखते रहिएगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी में जो है ना शरीर के आंतरिक अंगों का जो चित्रण है ये किस प्रकार किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नियमित चिकित्सा जांच में किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड यानी मतलब कि जो सोनोग्राफी में जो है ना आंतरिक अंगों का चित्रण शरीर में आपका शरीर के ऊतकों से जो है परावर्तित होने वाली उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे के आधार पर जो आपका किया जाता है। और जब ये तरंगे जो है ना अलग अलग घनत्व वाले ऊतकों से टकराकर वापस लौटते हैं, तो कंप्यूटर इन तरंगों को जो है ना लाइव चित्रों में भी जो है आपका बदल देता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए कि अल्ट्रासाउंड में शरीर के आंतरिक अंगों का जो चित्रण है ना ये किस प्रकार किया जाता है, तो आपके ऊतकों से परावर्तित ध्वनि तरंगों के विश्लेषण से जो है ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव पैरामीशियन जल में तैरते हुए भोजन के कणों को किस संरचना की लयबद्ध गति द्वारा अपना मुख जो है ये आपका तक पहुंचते हैं, आपसे जो वो पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक कोशिकीय जीव यानी जो ये आपका पैरामीशियम है ना, ये अपनी पूरी कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले जो बारीक बाल जो आपका जैसी संरचना होता है ना, जिसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका सीलिया यानी पछमाप जो है आपका कहते हैं। और इसके निरंतर और लयबद्ध गति की मदद से ही जो है ना ये आपका भोजन जो आपका ग्रहण करता है। तो सीलिया किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सीलिया है ना, ये आपके पानी की धारा के साथ जो है भोजन के कणों को इसके कोशिका मुख यानी ओरल ग्रूव की ओर भी जो आपका धकेलता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आया था कि यदि एक विद्युत उपकरण 30 सेकंड की अवधि के लिए 85 वाट शक्ति का उपयोग करता है, तो उसके द्वारा किया गया जो कुल कार्य होगा ना यानी टोटल वर्क डन होगा, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका शक्ति होता क्या है। तो देखिए पावर की परिभाषा के अनुसार जो है ना कार्य करने की दर को ही जो है ये आपका शक्ति जो आपका कहा जाता है। और P इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका वर्क डन बाई टाइम जो ये आपका होता है। तो यहाँ पर आपका पावर और आपका टाइम क्वेश्चन में गिवन है, तो वर्क डन जो वो इजिली निकालेंगे। वर्क डन का सूत्र है आपका
क्या हो जाएगा, तो पावर इंटू जो ये आपका टाइम हो जाएगा। पावर आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, तो देखिए पावर आपका क्वेश्चन में गिवन कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो पावर है ये आपका 85 वाट यानी 85 इंटू आपका जो है टाइम कितना, तो 30 सेकेंड। 85 इंटू 30 करोगे तो ये आपका जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.5 मतलब 2550 जो है आपका जूल निकल कर आएगा। तो 2550 जूल ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर सामने एक वस्तु को जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना, ये कैसा होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इसको आपको रटना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है ना, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, तो हमेशा ये आपका पॉजिटिव यानी आपका धनात्मक होता है, यानी एफ आपका +20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में आपका वस्तु की जो दूरी होता है ना, यानी यू जो होता है ये आपका हमेशा नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, तो यू आपका -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एफ और यू आपका पता, तो भी जो वो निकाल लेंगे, तो भी निकालने के लिए हम लोग मिरर फार्मूला जो वो प्रयोग कर लेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो हम लोग को भी निकालना है, तो अब इसको हम लोग पलट देंगे, तो देखिए 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u जो आपका हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे मतलब वैल्यू जो वो पुट कर देंगे। एफ का वैल्यू आपका कितना दिया गया था, तो एफ का वैल्यू +20 हो जाएगा, और आपका यू का वैल्यू आपका माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भी आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आपका +13.33 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आ जाएगा। यानी भी का मान आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक आपका ये दर्शाता है ना कि इसमें जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे बनेगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि आपका आभासी यानी वर्चुअल होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये आपका वर्चुअल बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रतिबिंब का जो है आकार और स्थिति जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो आकार और स्थिति कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये आपका मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन से जो आपका ज्ञात किया जाता है। तो आपके मिरर में जो है आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो m = -v/u जो है ना, इसका आपका सूत्र होता है। तो m = आपका -v, यहाँ पर 13.3 भी आया ना, और फिर आपका u कितना, तो माइनस, तो ये आपका मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/3 निकल कर आएगा, यानी m जो निकल कर आएगा ना ये आपका पॉजिटिव 0.33 जो आपका निकल कर आएगा। यानी आवर्धन का जो धनात्मक चिन्ह है ना, पॉजिटिव जो साइन है आपका, ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो ये आपका इरेक्ट यानी आपका सीधा है, और आवर्धन का मान 1 से कम यानी 0.33 निकल कर आया है। तो ये आपका ये दर्शाता है ना कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का 1/3 यानी आपका जो वो छोटा यानी डिमिनिश्ड होगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो दी गई स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के जो है ना पीछे यानी 13.33 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा और वस्तु से जो आपका छोटा बनता है। तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा किस विकल्प में जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में आपका दिया गया है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वर्ष 2026 में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है ना विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण यानी फेज 3 जो है ना कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया, ये आपसे जो वो पूछा गया था। हालांकि तीसरा चरण मुझे बच्चों द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाया था कि तीसरा चरण पूछा गया था या क्या प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जो है ना देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कार्यक्रम का जो आयोजन है ना, जिसका प्रथम चरण जो है ये आपका बिहार में आयोजित किया गया था। दूसरा चरण की अगर बात किया जाए तो ये आपका टोटल 12 राज्य यानी जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित जो है ना ये आपका 12 राज्यों में द्वितीय चरण जो आपका आयोजित किया गया था। इसके बाद जो है आपका तीसरा जो चरण है ना ये आपका 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, उड़ीसा सहित जो है आपके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना ये चरणबद्ध तरीके से जो इसका आयोजन जो आपका किया गया था। और SIR का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना ये आपका इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूचियों को जो है पूरी तरह से शुद्ध और अघटित यानी अपडेट करना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर तीसरा चरण पूछा गया होगा तो 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम चरण वाला अगर आपसे पूछा गया हो तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय चरण वाला पूछा गया हो तो 12 राज्य को जो है आपका शामिल किया गया और ये 12 राज्य आप देख सकते हैं। या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया होगा कि SIR में जो है किसको आपका शामिल नहीं किया गया होगा, ये भी आपसे जो वो पूछा गया होगा। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था इसमें आप कमेंट करके जो वो बता दीजिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर केमिस्ट्री में आया था कि जब कॉपर यानी तांबे के चूर्ण को जो है ना वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो सतह पर एक काले रंग का पदार्थ बनता है, और वह पदार्थ कौन सा ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब तांबे यानी कॉपर के चूर्ण को जो है ना वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो तांबे की सतह पर एक काले रंग का पदार्थ जो आपका जमा हो जाता है, और ये जो काला पदार्थ है ना ये कॉपर 2 ऑक्साइड, जिसे आपका मतलब कि क्यूबिक ऑक्साइड भी आपका कहा जाता है। और ये अभिक्रिया जो है ना ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण ही जो है एक आपका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बेहतरीन उदाहरण भी जो आपका माना जाता है। तो कॉपर 2 ऑक्साइड किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, यानी जो पदार्थ होगा ये आपका कॉपर 2 ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि अमोनिया के एक अणु में जो है ना उपस्थित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात जो ये कितना होता है, वेट रेशियो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेट रेशियो यानी भार का अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो उसका आपको एटॉमिक मास यानी आपका जो है द्रव्यमान उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर NH यानी एमोनिया का से जो वो पूछा गया था, तो N यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये आपका 14 होता है, और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। तो यहाँ पर आपका अणु जो है ये कितना एटम्स, तो ये आपका 3 है। तो 3 × 1 करोगे तो ये आपका 3 यानी 14:3 जो है ये आपका एमोनिया का जो है ना ये आपका वेट रेशियो जो आपका निकल कर आ जाएगा। तो 14:3 ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका केमिस्ट्री में यह था कि जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जाता है तो परिणामी विलयन यानी सॉल्यूशन का जो रंग है ना ये क्या हो जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना एक आपका क्या है, तो ये आपका एक धात्विक ऑक्साइड है जो कि आपका क्षारीय यानी बेसिक प्रकृति का होता है। और जब ये आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका अम्ल के साथ क्रिया करता है ना, तो ये जो आपका न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण की प्रक्रिया जो आपका होता है, आप यहाँ पे क्लियरली भी जो वो देख सकते हैं ये आपका समीकरण। और इसमें आपका रंग का परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो देखिए इस अभिक्रिया में जो है ना काला जो कॉपर ऑक्साइड जो है ये आपका एसिड में पूरी तरह घुलकर जो है पानी में अत्यधिक घुलनशील यानी कॉपर 2 क्लोराइड CuCl2 लवण का जो है ना ये आपका निर्माण करता है। और जलीय विलयन में कॉपर आयनों को जो है ना उपस्थिति के कारण ही जो है विलयन का जो रंग होता है ये आपका नीला हरा जो है आपका दिखाई देता है। तो रंग ही आपसे पूछा गया था, तो नीला हरा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस अभिक्रिया में जो है ना कोई आपका अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट जो आपका नहीं बनता है, क्योंकि उत्पादित लवण पूरी तरह से जो आपका घुलनशील होता है। तो नीला हरा किस ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि ईस्ट की उपस्थिति में जो है गन्ने के रस या फिर सिरे के किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा जो है ना मुख्य रूप से किस कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब गन्ने के रस या फिर सिरे का जो है ना ईस्ट की उपस्थिति में जो आपका फर्मेंटेशन किया जाता है तो मुख्य रूप से जो है ये आपका इथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल जो है ना ये आपका बनता है। और इस प्रक्रिया का जो उपयोग है ये बड़े पैमाने पर जो है ना औद्योगिक अल्कोहल और आपका बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन के उत्पादन के लिए भी जो आपका किया जाता है। और यदि इस एथेनॉल का आगे बैक्टीरिया के उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने दिया जाता है ना, तो ये आपका एसिडिक एसिड यानी सिरका में भी जो आपका बदल जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका जो ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है ये आपसे जो वो पूछा गया था, तो ये आपका इथेनॉल का जो ये आपका निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता के आधार पर जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड जिसका सूत्र आपका CH3COOH होता है, इसके बीच का मुख्य अंतर क्या होता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके रसायन विज्ञान में जो है ना आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और आपका एसिडिक एसिड जो है ना इसके बीच का जो सबसे मुख्य अंतर है उनके आयनन की सीमा यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर अम्ल की प्रबलता यानी एसिड स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपको पता है HCl क्या है, तो एक आपका प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि जलीय विलयन में जो है ना ये आपका पूरी तरह से आयनित होकर जो है अत्यधिक मात्रा में H+ आयन जो आपका देता है। जबकि जो आपका एसिटिक एसिड यानी जो CH3COOH जो है ना एक आपका वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल है जो केवल आंशिक रूप से ही जो है ये आपका आयनित होता है। तो इन दोनों के बीच आपका एक मुख्य अंतर यही है ना कि HCl जो है एक आपका प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COOH जो है एक आपका दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि कोई वस्तु जो है एक समान या फिर नियत त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गति कर रहा है तो उसका वेग समय जो ग्राफ है ना यानी वीटी जो ग्राफ है ये कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु का एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है ना ये आपका कॉन्स्टेंट होता है यानी नियत होता है ना, तो आपका वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है ये हमेशा आपका क्या होता है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा होता है। और एक सीधी रेखा का ढाल या फिर स्लोप जो है वस्तु के त्वरण के परिणाम को जो है आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा एक सीधी रेखा होता है ये किस विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ये आपका मतलब कि ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के अनुसार जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना यौगिकों को हवा में जलाया जाता है तो वे किस प्रकार की ज्वाला यानी फ्लेम का निर्माण करते हैं जो उनकी पहचान में भी जो आपका मदद करता है। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब संतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ना वायु की उपस्थिति में आपका जलाया जाता है तो ये पूरी तरह से जो है ऑक्सीकृत होकर जो है ना नीली और स्वच्छ ज्वाला यानी क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जो ये आपके जलते हैं। और इसके विपरीत अगर आपसे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है ना ये आपके अपूर्ण दहन के कारण जो है ये आपके पीली और अत्यधिक धुएं वाली यानी काली ज्वाला जो है इसके साथ जो आपके जलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे जो है क्या किसके बारे में, तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में जो आपसे पूछा गया था जो कि आपका ऑक्सीकृत होकर जो है ना ये आपका नीली और स्वच्छ ज्वाला के साथ जो है ना ये आपके जलते हैं। तो नीली और स्वच्छ ज्वाला किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग जो है ना यानी सम क्या कहलाता है, जो तत्वों के विभिन्न रूपों में भिन्नता का मुख्य कारण भी जो आपका होता है कि आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके परमाणु विज्ञान के नियम के अनुसार जो है किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग को जो है ना उसकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर या फिर परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो आपका कहा जाता है। और यदि किन्हीं तत्वों में ये कुल योग समान होता है ना लेकिन उनकी जो परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक जो नंबर है ना ये आपका अलग होता है तो इन्हें आपका आइसोबार्स यानी संभारिक जो आपका कहा जाता है। और इसके विपरीत अगर बात किया जाए तो देखिए यदि प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या आपका अलग होता है ना तो इसे आपका आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक जो आपका कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, तो किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग को जो है ना क्या कहा जाता है, तो ये जो आपका उसकी द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान जो आपका कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आता है कि भारत के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 में जो है ना स्वास्थ्य अनुभाग के तहत जो है किस मुख्य जन स्वास्थ्य चुनौती और जीवन शैली से जुड़ी बीमारी पर जो है विशेष रूप से आपका चिंता व्यक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा संसद में पेश किए गए नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 या फिर 2025-26 में जो है ना स्वास्थ्य और पोषण खंड के तहत जो है आपके कुपोषण, इसके अलावा छिपी हुई भूख और इसके जनित मोटापा जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर जो है ना सबसे गंभीर रूप से जो आपका चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन में आपका कुपोषण आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी कुपोषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पादप जनन के संदर्भ में कायिक संवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत यानी असत्य दिया गया, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पादप विज्ञान यानी प्लांट बायोलॉजी के नियमों के अनुसार जो है ना कायिक संवर्धन या फिर कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये आपका पूरी तरह से जो है ना एक आपका अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है आपका विधि है। और इस प्रक्रिया में जो है ना नए पौधे का निर्माण बिना बीजों के सीधे जनक पौधे के कायिक भागों से जैसे कि आपका जड़, तना या पत्तियों से जो है आपका होता है। चूंकि बीज और बीजांड यानी ओव्यूल का निर्माण जो है केवल पौधे के आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन का हिस्सा होता है, जहां निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर जो है ना ये आपका बीज बनता है। इसलिए कायिक संवर्धन में बीजांड या बीज से संबंधित कोई भी प्रक्रिया मतलब की होना ये पूरी तरह से जो है ना आपका गलत कथन जो आपका दिया गया था। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक संवर्धन के बारे में जो आपका कथन गलत दिया गया था ना कि इसमें आपके नए पौधे का विकास बीजांड या फिर बीज निर्माण के बाद की प्रक्रिया से होता है। तो ये कथन जो आपका गलत दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण यदि भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी पश्चिमी घाट में जो है ना अत्यधिक और अनियमित वर्षा होती है तो वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय प्रजाति यानी स्पेसीज पर इसका क्या प्राथमिक प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूँ कि आपके क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और हालिया पर्यावरण अध्ययनों के अनुसार जो है ना आपके वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अत्यधिक और अनियमित बारिश यानी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होने से जो है ना जैव विविधता और प्रजातियों के जीवित रहने में जो है कठिनाई बहुत अधिक जो है आपका बढ़ जाएगा। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी स्थिति है ना ये आपका लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन, मिट्टी के कटाव और प्राकृतिक आवासों के विनाश का जो है ये आपका कारण बनता है, जिससे संवेदनशील स्थानीय प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा भी जो है आपका पैदा हो जाता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लीजिए जाए कि पश्चिमी घाट में अत्यधिक और अनियमित वर्षा होती है ना तो वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय प्रजाति पर इसका क्या प्राथमिक प्रभाव पड़ेगा, तो प्रजातियां में जीवित रहने की कठिनाई जो है ना ये आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि एक फुटबॉलर फुटबॉल को जो है ना ये आपका किक मारता है और गोलकीपर जो है उस फुटबॉल को अपने हाथों से पकड़कर रोक लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में कार्य यानी जो आपका वर्क है ना और बल फोर्स के संदर्भ में कौन से कथन आपके सत्य दिए गए आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये चारों कथन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि और इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे तो आप चारों कथन को जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो देखिए जब फुटबॉलर गेंद को किक मारता है ना तो बल और विस्थापन जो है एक ही दिशा में होने के कारण जो है कार्य आपका क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका एंगल का जो मान है थीटा ये आपका 0 हो जाएगा। तो और कॉस थीटा का जो वैल्यू है, क्योंकि आपको वर्क का फॉर्मूला क्या पता है, तो ये W इक्वल टू जो है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा, जब थीटा आपका 0 होगा तो कॉस थीटा 0 का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। यानी विस्थापन और बल एक ही दिशा में होने के कारण कार्य क्या होगा, तो पॉजिटिव होता है। इसके विपरीत आपका जब गोलकीपर गेंद को रोकने के लिए गति की विपरीत दिशा में बल लगाता है ना तो बल और विस्थापन के बीच आपका जो एंगल होगा ये क्या होगा, तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका -1 होता है। यानी इसमें कोण बनने के कारण जो है ना गोलकीपर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये आपका निगेटिव यानी आपका ऋणात्मक होगा। तो अगर चारों विकल्प को जब आप देखोगे क्या क्या आपका दिया गया था, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल और गेंद का विस्थापन एक ही दिशा में, तो ये तो आपका सही कथन है। खिलाड़ी द्वारा गेंद पर किया गया कार्य जो आपका धनात्मक होगा, तो ये भी आपका सही कथन है। गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकने में विस्थापन की विपरीत दिशा में आपका बल लगाया गया है, तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। चौथा कथन था कि गोलकीपर द्वारा गेंद पर लगा जो आपका किया गया कार्य जो है ना ये आपका निगेटिव होगा, तो आपका थीटा 180 डिग्री होगा तो आपका ऋणात्मक ही होगा। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया, यानी चारों कथन सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स के माध्यम से जो है ना संचारित होने वाले विद्युत रासायनिक संदेशों को जो है वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन में जो संदेश या विद्युत संकेत आगे बढ़ता है ना तो उसे जो आपका तंत्रिका आवेग या फिर नर्व इम्पल्स जो आपका कहा जाता है। और न्यूरॉन इन संदेशों को जो है ना ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक संकेतक के रूप में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आपका पहुंचाता है। तो आपका नर्व इम्पल्स या फिर तंत्रिका आवेग किस विकल्प में, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि हमारे आसपास के द्रव्यों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन का गुणधर्म नहीं है जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन का सबसे जो मुख्य गुण आपका क्या होता है कि इसमें जो छानन विधि होता है ना यानी फिल्ट्रेशन द्वारा जो है आपका अलग नहीं किया जा सकता है। और विलयन जो आपका विलयन के कणों को जो है आकार अत्यधिक सूक्ष्म यानी 1 नैनोमीटर से भी जो आपका छोटा होने के कारण जो है वे आसानी से फिल्टर पेपर से भी जो है आपके पार हो जाते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि इसे आपका छान कर अलग कर सकते हैं। विलयन जो आपका विलयन का गुण जो आपका नहीं है, तो ये आपका किस विकल्प में जो आपका दिया गया, तो इसे छानन विधि यानी फिल्ट्रेशन द्वारा इनके घटकों से अलग किया जा सकता है। ये जो है ना आपका ट्रू सॉल्यूशन का गुणधर्म नहीं है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रयोगशाला में किसी कार्बनिक यौगिक के सैचुरेटेड यानी संतृप्त और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त होने के पहचान जो है ना मुख्य रूप से किस रासायनिक परीक्षण यानी केमिकल टेस्ट द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी कार्बनिक यौगिक के सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड होने का जो पता लगाने के लिए जो है ना ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट या फिर आपका बेयर्स रिएजेंट टेस्ट का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट या फिर आपका बेयर परीक्षण किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो देखिए इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।